हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस टेबल क्लास में, जहां मैं लेकर केमिस्ट्री का एक बेहतरीन चैप्टर नंबर 5 उप सहसंयोजी यौगिक। और ये फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले पढ़ेंगे उप सहसंयोजी यौगिक बने कहाँ से है, और पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही यौगिक के ऊपर दिया गया है, उप सहसंयोजी यौगिक। अब उप सहसंयोजी यौगिक पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। अब ये बनते कैसे हैं? जब दो या दो से अधिक सरल लवण, दो लवण हो या दो से ज्यादा लवण हो, जैसे कि एक लवण ले लिया CuSO4 और इसके साथ मिला दिया अमोनिया का लवण 4NH3, और जब ये दोनों लवण आपस में मिलेंगे तब जाके बनेगा योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। कि एक निश्चित अनुपात में घोलने से प्राप्त विलयन में क्रिस्टलीकरण कराया जाता है, क्रिस्टल बना दिए जाते, जमा दिया जाता इन दोनों को मिलाकर, तो प्राप्त यौगिक योगात्मक अथवा आणविक यौगिक कहलाते हैं। जो भी प्राप्त यौगिक होंगे दो सरल लवणों को एक साथ मिलाकर वो योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि CuNH3 का होल 4 हो जाएगा जब इसका क्रिस्टलीकरण कराया जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा SO4। ये है योगात्मक अथवा आणविक यौगिक। अब ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। इन यौगिकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है द्विक लवण या डबल साल्ट, और सेकंड है उप सहसंयोजी अथवा जटिल अथवा संकर यौगिक। ये जो चैप्टर पूरा दिया गया है वो इस टॉपिक पर उप सहसंयोजी यौगिक भी सही कहते हैं, और जटिल भी सही कहते हैं, संकर यौगिक भी सही कहते हैं, या फिर संकुल यौगिक। तो हम पहले पढ़ेंगे द्विक लवण क्या है, जो आगे डिटेल में नहीं दिया गया, बस यहाँ पे एक सिंपल सी परिभाषा दी गई है द्विक लवण की। ये आणविक यौगिक ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, जितने टाइम ये ठोस रहेंगे स्थायी रहेंगे, लेकिन जैसे इसे विलयन अवस्था में करा जाता तो अपना अस्तित्व खो देते हैं। यानी कि अस्तित्व खोने का मतलब क्या? अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने अवयवों विभक्त हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, और किसी आयन पर प्लस चार्ज किसी आयन पर माइनस चार्ज। किस तरह से? जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं फिटकरी का K2SO4 इंटू Al2, K2SO4 इंटू Al2, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O फिटकरी K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। जब ये विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता, लेकिन जैसे से सॉल्यूशन स्टेट में चेंज करते हैं, यानी कि विलयन अवस्था में चेंज करते हैं, तो ये सब पूरा अपने आयनों में टूट जाता है। लेकिन जो चैप्टर है हमारा उप सहसंयोजी यौगिक, ये ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। किस तरह से? ये जटिल यौगिक ठोस अवस्था के साथ साथ विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, तथा इन यौगिकों का एक भाग जल में आयनित नहीं होता। एक भाग पूरा जल के अंदर आयनित नहीं होगा, एक भाग आयनित हो जाएगा। यह अपने अवयवों में अलग अलग रासायनिक व्यवहार प्रदर्शित करता, तथा यह भाग रासायनिक गुणों की विशिष्ट होते हैं। जो भाग जल के अंदर आयनित हो जाता है उसके गुण भी अलग होते हैं, और रासायनिक गुण के अंदर विशिष्टता पाई जाती है। किस तरह से? संकुल यौगिक का एग्जाम्पल लिया कि CuNH3 का होल 4 और यहाँ पर आ जाएगा SO4। लेकिन जब हम इसको आयनित करेंगे, तो इसका एक भाग आयनित हो जाता है, तो एक भाग पूरा एक साथ जुड़ा रहेगा कि CuNH3 का होल 4 एक साथ रहेगा पूरा, और ये जो है SO4 2- ये आयनित हो जाएगा। ये जो भाग है ये अलग प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, जो हम डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब उप सहसंयोजी यौगिकों के प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कोई उप सहसंयोजी यौगिक हमारे पास है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा उप सहसंयोजी यौगिक का K2FeCN6। अब इसके अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि K2 क्या है, Fe क्या है, Cn क्या है, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ ये क्या है। तो ये जो बाहर वाला भाग होगा ये कहलाएगा भाई आयन, आयनित भाग भी कह सकते हैं। यहाँ जो भाग रहेगा
हाँ जो भी होगा। अब इन सब की हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर होगा केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ जो भाग उपस्थित रहेगा, और ये जो भाग होगा जो धातु के साथ जुड़ा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे बड़ा बेस यही है, वो कहलाएगा लिगेंड। अब ये जो ब्रैकेट आती हैं, ये जो ब्रैकेट है, इनकी भी डेफिनेशन आ गई। इनको बोलते हैं उप सहसंयोजी परिसर। परिसर पूरा एक साथ रहता है विलयन अवस्था के अंदर भी, लेकिन जो बाहर का भाग होता है आयन वो टूट जाता है। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, उप सहसंयोजी क्षेत्र या फिर मंडल, वही ब्रैकेट के बारे में लिख रहे हैं या परिसर। देखो उप सहसंयोजी संकुल को एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता, ये जो कोष्टक आ गया, जिसे उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल या फिर जटिल आयन कहते हैं, जिस भी ब्रैकेट में इसको लिखा जाता, पहली परिभाषा। अब दूसरी परिभाषा केंद्रीय धातु परमाणु, जो भी धातु परमाणु अभी ये आया था इसकी परिभाषा पढ़ने वाले। केंद्रीय धातु परमाणु जो लिगेंड के साथ जुड़े रहते हैं, किसे कहते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु उप सहसंयोजी क्षेत्र का वह धातु परमाणु जिसके चारों ओर क्या होगा, जिसके चारों ओर लिगेंड जुड़े रहते हैं, जिसके चारों ओर निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन या समूह जुड़े रहते हैं। और ये आयन या समूह उस केंद्रीय परमाणु आयन कहते हैं, और केंद्रीय परमाणु आयन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। लुईस अम्ल की तरह व्यवहार क्यों करते हैं ये, क्योंकि ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, तभी इनको बोला जाता है केंद्रीय धातु परमाणु को लुईस अम्ल। यहाँ जो धातु जो सी भी धातु आती, मान लो क्या ही धातु Fe आ गई और NH3 लिखा हुआ, होल 4 लिखा हुआ, Cl2 लिखा हुआ, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है। और ये लिगेंड के साथ या फिर आयन किसी समूह के साथ निश्चित संख्या क्या 4 और 2 6 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है और निश्चित ज्यामिति में जुड़े रहते हैं, और इनको लुईस अम्ल भी कहते हैं। लुईस अम्ल क्यों कहा गया, क्योंकि ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और अकॉर्डिंग टू लुईस ने ये बोला था अम्ल क्या होते हैं, जो क्षार से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा भी लिगेंड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। लिगेंड का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता, परिभाषा पूछी जाती और इसका वर्गीकरण भी पूछा जाता। जटिल यौगिकों में उपस्थित वह परमाणु आयन जो उप सहसंयोजी क्षेत्र केंद्रीय धातु परमाणु के साथ किसके साथ जुड़ा रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध के निर्माण में दाता परमाणु की तरह व्यवहार करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को दान करने का कार्य करता है, लिगेंड कहलाता है। और लिगेंड लुईस क्षार भी कहते हैं लिगेंड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दान करता, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब लिगेंड का आने वाला है वर्गीकरण। लिगेंड के वर्गीकरण को अलग अलग भागों में बांटा गया। पहला पढ़ेंगे हम आवेश के आधार पर, किसी लिगेंड पर प्लस चार्ज होगा, किसी पर माइनस चार्ज होगा और किसी पर कैसा भी चार्ज नहीं होगा। तो ये सब आने वाला है आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। तो पहले होंगे भी ऋणावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिस पर माइनस चार्ज हो, बड़ी सिंपल सी बात है, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं, जैसे कि F- Cl- और Br- OH- Cn- SO3 2 SO2 H2O4 2 ये सब आने वाले हैं। दूसरे होंगे उदासीन लिगेंड जिन पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होगा, उन सबके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं। तीसरे होंगे धनावेशित लिगेंड जो बहुत कम होते हैं, एक याद रखेंगे सिर्फ NO+, पहला ये। अब दूसरा वर्गीकरण इनका आगा दंतुकता के आधार पर, कितने इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकते हैं या फिर कितना इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं उसके आधार पर। देखो पहला है एक दंती लिगेंड का मतलब ये होगा ये केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे या फिर एक एकाकी युग्म दान करेंगे धातु परमाणु को, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है तो इसको दान करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। ये उदासीन भी हो सकते हैं और ये ऋणायनिक भी हो सकते हैं। उन सबके एग्जाम्पल FCl, Br, NH3, H2, Cn, OH, O2, NO2, SCO हो सकते हैं। अब इन सभी के पास केवल एक ही दाता परमाणु होगा जो ये दान करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को। दूसरे आएंगे, पहले इनकी डिटेल भी है, इनकी डिटेल इतने सारे सब है। इनमें अभी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, समन्वय संख्या निकालेंगे,
EN नंबर निकालेंगे तो सभी लिगेंड की बार बार जरूरत हमें पड़ेगी। अब इन लिगेंड में हमें क्या क्या बात याद रखनी है कि लिगेंड जो भी लिया गया है उसका सूत्र याद हो, दाता परमाणु उसके अंदर कौन है, ऑक्सीजन होगा, और जितना आवेश होगा उतनी हम उसकी दंतुकता रखेंगे, और लिगेंड का नाम जो भी आ गया जैसे एक्वा या फिर एक्वो। और ये साथ के साथ यहाँ तो इनकी जरूरत पड़ रही है, जब हम उप सहसंयोगी की IUPAC बनाएंगे तब भी हमें इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अमोनिया NH3 कहते हैं नॉर्मल, दाता परमाणु नाइट्रोजन होता, आवेश शून्य होता क्योंकि उदासीन है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, NH3 का एमीन लिगेंड के रूप में। वैसे ही हैलाइड आयन ये सब होते हैं FClBr I या फिर F भी हो सकता है, और एक्सेस होकर दे माइनस आवेश होगा 1 माइनस, तो दंतुकता इनकी रखेंगे -1 जब हम ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। वैसे भी हाइड्रोक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, साइनाइड है और नाइट्राइड है, सबके आवेश जिस पर शून्य आवेश है वो उदासीन है, जिस पर -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा, जिस पर -2 आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेगा, और ऋणावेशित तो है। जैसे कि सल्फेट आयन हो गया, कितना आवेश हो गया 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि इनकी ऑक्सीजन संख्या कितनी रखेंगे -2, और जिन पर -1 है उनकी ऑक्सीजन संख्या -1 रखी जाएगी। इस तरह से इन सबको डिटेल में अच्छे से याद करेंगे। पूरा चैप्टर इसी टेबल के ऊपर बेस है। अगला कार्बोनेट आयन, फास्फीन आयन, सल्फाइड आयन, थायोसल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, जैसे कि ये आ गया कार्बोनेट आयन। अब ये इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी -2, या फिर ऑक्सीजन संख्या अगर हमें इसकी रखनी होगी क्योंकि हम धातु की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी रखेंगे -2, और नाम क्या रहेगा इसका, कार्बोनेट। तो जिन पर -1 है वो एक दंतुक लिगेंड है, जिन पर -2 चार्ज है वो द्विदंतुक लिगेंड है। ये सब लिगेंड लिए गए। दूसरा आगा द्विदंती लिगेंड। द्विदंती लिगेंड क्या होंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करे। जैसे कि ये ले लिया भाई C2O4 2-, इसका नाम हो जाएगा, अभी ये देखा था हमने CO3 2-, ये केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करेंगे। और इसके अंदर एथिलीन डाइएमीन भी हो सकता। इसके बाद आने वाले उभयदंती लिगेंड इंपोर्टेंट है, अलग से पूछ लिया जाता, क्लासिफिकेशन में नहीं है, उससे अलग सा पार्ट ये दिया गया है। जैसे कि कुछ एक दंती लिगेंड के पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जैसे कि ये ले लिया भाई CN, इसके पास, या फिर NC भी लिख देते हैं इसे, इसके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित रहते हैं, जिसके द्वारा यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या बना लेता, उप सहसंयोजी बंध बना सकता। लेकिन ज्यादा दाता परमाणु होने के बावजूद भी केवल एक ही उप सहसंयोजी बंध बनाता, जबकि इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास ज्यादा है। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही उप सहसंयोजी बंध बनाते हो, उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। उसके बाद आने वाला कीलेट संकुल। कीलेट संकुल का मतलब क्या रहेगा, जब कोई धातु परमाणु लिगेंड के साथ जुड़ा रहता है अधिक संख्या में। नॉर्मली किस तरह से, जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु है, एक ही धातु परमाणु के साथ एक से ज्यादा उप सहसंयोजी बंध बना लेता है। जैसे कि एक दाता परमाणु के ले लिया है, धातु ले ली कॉपर, और ये एक से ऐसे लिगेंड के साथ जुड़ी हुई रहती है जिनके पास एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित है। जैसे क्या ले लिया भाई NH3। अब ये सब इलेक्ट्रॉन दान करेंगे किसको, इस कॉपर को। कॉपर क्या है, एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती, ये पढ़ लिया केंद्रीय धातु परमाणु। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ा रहता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के साथ जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है, कीलेट कहलाता है। जिसके पास एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित हो और उन सभी के साथ वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा रहे, कीलेट यौगिक कहलाता है। अब इस कीलेट यौगिक के कुछ गुण होते हैं। जैसे कीलेट के गुण क्या, एक संयोजी लिगेंड को संकुल यौगिक की तुलना में कीलेट संकुल अधिक ज्यादा स्थायी होते हैं। एक संकुल की तुलना में जो कीलेट यौगिक बनते हैं, जो एक से अधिक उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, कीलेट कहलाते हैं। वो ज्यादा स्थायी होते हैं किसी अन्य की तुलना में। जब कीलेट रिंग में संयुग्मित द्विबंध होते हैं तो उन यौगिकों की
अधिक स्थायी होते हैं। जैसे ही केलेट जल के मृदुकरण धातु आयन के विश्लेषण तथा लैंथेनाइड एक्टिनाइड के पृथक्करण में प्रयोग होते हैं। इन सबका योग कहाँ होता? लैंथेनाइड एक्टिनाइड को अलग करने में, जल के मृदुकरण में, ये सब टॉपिक होने वाले कीलेट के अंदर। उसके बाद आने वाली समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसको बताती? कि केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बनाता है वो डिफाइन करेगी समन्वय संख्या, या फिर इसको उप सहसंयोजी संख्या भी कहते हैं कि लिगेंड और धातु परमाणु के बीच कितने बॉन्ड उपस्थित है, समन्वय संख्या प्रदर्शित करती है। किसी संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ, देखो वही बात आ गई, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ कितने उप सहसंयोजी बंध बनाता है, वह उसकी समन्वय संख्या या फिर उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। एक दंती लिगेंड की उपस्थिति में यह लिगेंडों की संख्या के बराबर होता है। यानी अगर कोई एक दंती लिगेंड है तो जितने लिगेंड होंगे उतनी ही समन्वय संख्या होगी। जैसे कि समन्वय संख्या का फॉर्मूला निकालने का कि समन्वय संख्या बराबर, अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में पढ़ें तो यहाँ होगा लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या, अब संख्या चाहे लिगेंड 4 आए हो या 6 आए हो, इनटू लिगेंड की दंतुकता। अगर लिगेंड एक दंतुक है तो जितनी लिगेंड की संख्या है उतनी ही समन्वय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी गुणा 1 से होगी जितनी भी संख्या आ गई, लिगेंड की दंतुकता। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया कि CuNH3 का होल 6 और बाहर है SO4 2-। अब हम इसकी हमें समन्वय संख्या निकालनी, तो फॉर्मूला यही है भी समन्वय संख्या के लिए जो ऊपर लिखा हुआ है कि समन्वय संख्या बराबर, अब लिगेंडों की संख्या कितनी यहाँ पर, जो भी धातु परमाणु के साथ इस ब्रैकेट में है वो लिगेंड कहलाता, ये लिगेंड नहीं है। अगर ये भी इस ब्रैकेट के अंदर आया तो ये लिगेंड कहलाता। तो लिगेंडों की संख्या कितनी यहाँ पर 6, और उसके बाद क्या देखेंगे लिगेंड की दंतुकता। तो NH3 कैसा लिगेंड रहता, एक दंतुक लिगेंड, और जो एक दंतुक लिगेंड होता उसका मान 1 रखा जाएगा। तो समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी इसकी 6, और यह लाइन भी ठीक बैठेगी कि एक दंतुक लिगेंड की उपस्थिति में यह लिगेंडों की संख्या के बराबर होता है। तो एक दंतुक लिगेंड ये हुआ और लिगेंडों की संख्या के बराबर ये होता है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि बाहर भी कुछ दिया हुआ है K2FeCN6, K2FeCN6। अब हमें इसकी समन्वय संख्या निकालनी, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे भी समन्वय संख्या के लिए कि समन्वय संख्या बराबर लिगेंड की संख्या, और इसके आधार पर हमें ऑक्सीकरण संख्या भी निकालनी है। लिगेंड की संख्या इंटू लिगेंड की संख्या इंटू लिगेंड की दंतुकता। अगर एक दंतुक लिगेंड है तो दंतुकता 1 रखी जाएगी, लिगेंड की दंतुकता अगर द्विदंतुक लिगेंड है 2 रखी जाएगी। बात करें यहाँ पर तो समन्वय संख्या निकालना है हम इस केंद्रीय धातु परमाणु की। समन्वय संख्या किस चीज को डिफाइन करती कि केंद्रीय धातु परमाणु के लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो लिगेंड की संख्या कितनी है भी 6, ये तो बाहर का पार्ट है, आयन है, और CN कैसा लिगेंड होता है, एक दंतुक लिगेंड, मान कितना हो जाएगा 1, और 6 कम कितना हो जाएगा भैया 6। तो इस तरह से किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। और समन्वय संख्या क्या बताती कि लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजी बंध के साथ जुड़ा हुआ है। आज की इस क्लास में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सीखेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना सीखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नाम लिखना भी सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीकरण संख्या से, क्योंकि किसी भी यौगिक का जब IUPAC नाम लिखते हैं उसके साथ उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी जाती है। तो पहले हम सिर्फ इसको देखेंगे परिभाषा के अकॉर्डिंग। किसी संकुल किसे बोलते हैं, उप सहसंयोजी यौगिक को केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना वास्तविक आवेश होता, केंद्रीय धातु परमाणु जितना आवेश होगा वही ऑक्सीकरण संख्या होती है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिया
ऑक्सीकरण संख्या हमेशा निकलती है केंद्रीय धातु परमाणु की, और केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ी रहती है लिगेंड के साथ। ऐसे एग्जाम्पल हो गया। इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, और ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमें इन सबकी संख्याओं के मान पता होने चाहिए। जैसे कि K पोटेशियम होता 3 लिखेंगे, पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 1 होती है। वो भी पता कहां से लगेगा, क्योंकि पोटेशियम लिगेंड भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है इसका 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लास्ट वाली कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता, जिसे ये त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसकी हम x कर लेते हैं +Fe की x हो गई। Cn दे रखे हैं 6। अब हमें लिगेंड पता होना चाहिए। इससे पिछली क्लास में हमने लिगेंड का वर्गीकरण पढ़ाया, लिगेंड कितने प्रकार के होंगे, किस किस आधार पर इनको बांटा गया है। अब Cn एक तो ऋणात्मक लिगेंड होता है, माइनस आगा। दूसरा एक दंतुक होता है तो 1 आगा। बराबर किसके हो जाएगा, ये सब 0 के। अगर कुछ यहाँ पर आवेश आगा तो वो आवेश को लिख देंगे। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई x होगी, 3 कम 3 प्लस का x। अब जब 6 की मल्टीप्लाई -x क्या हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर ये माइनस उधर जाके प्लस के, इधर ये प्लस उधर जाके ये माइनस। तो x बराबर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी इसकी, +3। इसी तरह से इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो इस Fe पर कितना आवेश होगा, ऑक्सीकरण संख्या किस चीज को व्यक्त करती है कि केंद्रीय धातु परमाणु में कितना वास्तविक आवेश है। तो इस समय इस Fe पर वास्तविक आवेश है +3। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया Cu, और इन सभी के हमें IUPAC नाम लिखने हैं, NH3 का होल 4, और यहां से ले लिया Cl2। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। हमेशा ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकलनी है, केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है यहाँ पर, Cu, बाकी कौन है, इस ब्रैकेट के अंदर धातु को छोड़कर जो भी दिया गया वो सब लिगेंड है। तो केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर हो गया, कॉपर की हमें निकालनी, x कर ली। NH3 दे रखे 4, और NH3 उदासीन लिगेंड होता है तो उसका मान कितना होगा, 0, अगर कोई भी उदासीन लिगेंड है। अगला Cl दे रखा, Cl कितने दे रखे हैं, 2। Cl ऋणात्मक लिगेंड होता और एक दंतुक होता तो -1 बराबर 0, अगर कोई आवेश नहीं दे रखा। तो x प्लस के 4 की जब 0 से गुणा होगी 0, और ये माइनस के 2 बराबर के 0। तो x बराबर इधर माइनस के उधर जाके कैसे हो जाएंगे, +2। तो कॉपर की यानी केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई +2। इस तरह से किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद एक इसी से रिलेटेड टॉपिक होता, वहां पर जरूरत पड़ेगी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की। उस टॉपिक का नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब दिया किसने था, ये सिजविक ने संकर यौगिकों के, संकर वही उप सहसंयोजी यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत प्रतिपादन किया। देखो EN नंबर है, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल अणु के निर्माण के पश्चात उस पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, यानी कितने उस पर इलेक्ट्रॉन है उस यौगिक के बनने के बाद उस चीज को प्रभावी परमाणु क्रमांक बताता है। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, EAN, E इफेक्टिव, A एटॉमिक, N नंबर, या फिर प्रभावी परमाणु क्रमांक। फॉर्मूला होता कि Z माइनस के X। अब Z क्या होगा, X क्या होगा, वो सब आने वाला है, L इंटू D इंटू 2। ये है प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का फॉर्मूला। अब जहां Z बराबर जो भी धातु आ गई, केंद्रीय धातु है, धातु की परमाणु क्रमांक, जितना भी धातु का परमाणु क्रमांक होता, ये धातु का परमाणु क्रमांक, धातु की परमाणु क्रमांक। और X इंपोर्टेंट है, X शो करेगा धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, जो अभी हमने निकालनी सीखी। परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जितनी भी निकल कर आएगी सभी के लिए, चाहे IUPAC नाम हो चाहे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो, हमें सब जगह ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। L होगा लिगेंड, जितने भी लिगेंड है। D होगी दंतुकता, डेंसिटी, एक दंतुक है या दो दंतुक है। और 2 क्यों लिया गया, प्रत्येक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, इस वजह से यहां पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इसके बाद हम निकालेंगे कुछ संकर यौगिकों का
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जैसे यही ले लिया भाई Ke K3Fe CN6। अब हमें क्या निकालना, पहले हमने निकाली थी इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अब निकालना हमें इसके अंदर प्रभावी परमाणु क्रमांक। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखेंगे पहले कि EAN बराबर Z माइनस के X। Z धातु की परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक, प्लस L लिगेंड, D दंतुकता, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक उसके पास, धातु के पास। अब यहां पर Z कौन है, धातु, धातु कौन है भाई Fe। अब Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता, 26 माइनस का X। हमें क्या निकालनी, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देख लेंगे कहीं पर भी इसकी कितनी निकल के आएगी। इसकी हम क्या निकालने में, ऑक्सीकरण संख्या K दे रखे 3, K की होती है प्लस के, अभी निकाली भी थी, और प्लस के Fe की निकाली तो X कर लिया, प्लस के Cn दे रखे 6, Cn होता है ऋणात्मक और एक दंतु माइनस के 1, कितनी आ जाएगी, 3 ही कम 3 हो जाएंगे, प्लस के x माइनस के 6 बराबर का 0, तो x बराबर क्या लिख देंगे 6 माइनस के 3, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई प्लस के 3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितना मान लिखेंगे प्लस के 3, तो प्लस माइनस क्या रह जाएंगे अभी, यहाँ पर माइनस ही रहेंगे, 26 माइनस कितना हो जाएगा 3, प्लस लिगेंड कितने टोटल, लिगेंड है 6 लिगेंड है, दंतुकता कितनी, एक दंतुकता 1 लिख देंगे, और दो फॉर्मूले में एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 26 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 23, प्लस के 6 दूनी 12, 23 और 12 कितना निकल कर आ जाएगा 35, क्या निकल कर आ जाएगा भाई इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और मोस्टली जितने भी संकर यौगिक है उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी ना किसी अक्रिय गैस के बराबर होगा या फिर उसके आसपास होता है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया K3Cu C2O4 ऑक्सीलेटो लिगेंड है। फॉर्मूला क्या, EN नंबर निकालने का फॉर्मूला कि EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Z माइनस का X प्लस का L इंटू D इंटू 2। अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू किसकी क्या दे रखी, सारे मान लगाएंगे। Z है धातु का परमाणु क्रमांक, धातु कौन है कॉपर, कॉपर का कितना होता है 29 और माइनस का X क्या निकालेंगे फिर इसकी भाई ऑक्सीकरण संख्या। K दे रखी है 3, K की होती है प्लस का 1, कहीं पर भी निकाल के देख लेंगे पीछे रफ में करके, और कॉपर का निकालेंगे X, और ये लिगेंड दे रखे हैं 2, द्विदंतुक होता है ऋणात्मक होता है तो माइनस के कितना लिखेंगे इसका 2। C2O4 द्विदंतुक होता है 2 लिख दिया, ऋणात्मक लिगेंड होता है माइनस में लिख दिया, प्लस के कितने हो जाएंगे 3 X, और ये कितना हो जाएंगे माइनस के 6 बराबर के 3, X बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस के 3, वही ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई इसकी भी 3, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर भाई 3, प्लस लिगेंड कितने, लिगेंड है 3, दंतुकता कितनी, द्विदंतुक है 2 इंटू 2, एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब 29 माइनस कितना हो जाएगा 26 प्लस का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 26 और 12 कितने निकल के हो जाएंगे भाई 38। इस तरह से किसी भी संकर यौगिक का निकाल सकते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर प्रभावी परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण संख्या सब जगह जरूरत पड़ेगी निकालने की। अब हम शुरू करने वाले हैं इसके अंदर IUPAC नामकरण, महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का कि नामकरण के कुछ रूल है। एक साल नामकरण में नाम नहीं आए, सिर्फ यही पूछ लिया था कि IUPAC नामकरण के कौन कौन से रूल होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, सबको लिखिएगा। अब सबसे पहला रूल होता है आयनों का नामकरण। 2 तरह के आयन रहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है K3 लिखा हुआ था है, और यहाँ था Fe और यहाँ था CN6, या कुछ भी और भी लिगेंड हो सकता है। तो ये 2 भागों में टूटेगा, एक टूटेगा K में और एक ये पूरा अलग जाएगा। तो K पर होगा प्लस चार्ज यानी धनायन और ये सारा पहुंचेगा ऋणायन। तो हमेशा सामान्य यौगिकों की तरह ही संकुलों का नामकरण में पहले किसका नाम आता है, धनायन का नाम पहले लिखेंगे, जो भी हमारा धनायन वाला पार्ट है उसका नाम आएगा, उसके बाद आएगा इस पार्ट का नाम ऋणायन का नाम। उसके बाद हम नामकरण करते हैं, जब बाहर वाले का नाम लिख दिया तो हम पहुंचते हैं इस ब्रैकेट पे, जिसे बोलते हैं हम उप सहसंयोजी क्षेत्र या फिर मंडल का नामकरण। इस ब्रैकेट का नामकरण करेंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर नामकरण करने के लिए पहले जो नाम लिखा जाता है, नाम लिखते समय पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का, ये जो लिगेंड आया है, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद फिर लिखा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो Fe है, और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ किसको लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या को। जैसे इसका नाम हम लिख नहीं लगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम,
और 6 आया हेक्सा लगाएंगे, Cn का साइनाइडो, Fe का फेरेट, सब नियम आने वाले क्यों, और थर्ड ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी इसकी। अगला नियम लिगेंड का नामकरण, सबसे ज्यादा रूल इसी के अंदर है। लिगेंड का नामकरण कैसे करते हैं, संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु प्राय ऋणायनिक या उदासी लिगेंड से जुड़े होते हैं। जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं या फिर उदासी लिगेंड से जुड़े हुए होंगे या फिर ऋणायनिक लिगेंड से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या कि वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में क्या आता, आइड आता है, आइड आता है, उनका आइड हटाकर ओ जोड़ देते हैं। पहला रूल ये था, बाद में कुछ चेंज किए गए, जैसे क्लोराइड लास्ट में क्या आया अभी आइड, तो आइड हटा के क्या जोड़ दिया इसमें ओ, नाम क्या हो गया इसका क्लोरो। जैसे कि आइड आया फिर ब्रोमाइड, आइड हटा के जोड़ दिया ब्रोमो। तो सारे रूल वही है, फ्लोराइड फ्लोरो, आयोडाइड आयोडाइडो, सल्फाइड सल्फाइडो, और नाइट्राइड नाइट्राइडो, और साइनाइड साइनाइडो या फिर साइनो। ये रूल जिनमें भी स्टार नहीं लगा हुआ, जैसे इनमें स्टार है तो ये पुरानी पद्धति है। अब इसका लिखा जाता है क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडो आयोडाइडो, सल्फाइडो। और ये जो है ये पुराने वो चल रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन कर दिया 2004 के बाद। अब ये लिखते हैं क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, यानी आइड नहीं हटाते इनका, डायरेक्ट इनमें ओ जोड़ देते हैं। 2004 से पहले आइड हटाते थे और ओ जोड़ते थे। अगला वे ऋणात्मक लिगेंड जिनके अंत में क्या आया भाई आइड, पहले IDE था अब ITE है, या फिर क्या था ATE, उनका E हटाकर क्या जोड़ देते हैं उनके अंदर ओ जोड़ते हैं। जैसे कार्बोनेट 8 आया, यह वाला E हटाएंगे और ओ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा कार्बोनेटो। ऑक्सीलेट या वाला E हटाएंगे, क्या जोड़ देंगे इसमें ओ, ऑक्सीलेटो। सल्फेट लास्ट वाला 8 आया, E हटाएंगे क्या जोड़ देंगे ओ, सल्फेटो। जैसे कि 8 नाइट्राइटो, आइट आया लास्ट वाला E हटाएंगे क्या जोड़ देंगे इसमें ओ, सल्फाइटो। तो 8 आया फिर 8 कर देंगे नाइट्राइडो, नाइट्रेटो कर देंगे। और नाइट्राइड दो तरह से आता अभी लिखा हुआ, एक NO2 माइनस, दो तरह से लिखा हुआ रहेगा, एक नाइट्राइटो यानी कि N नाइट्राइडो, अगर ऐसे लिखा हुआ आया, अगर ये लिखा हुआ आ गया इस तरह से, इस तरह से, तब N द्वारा बंधित नाइट्राइडो, O नाइट्राइडो यानी ONO लिखा हुआ आया इस तरह से ONO, तब तो लिखेंगे इसे नाइट्राइडो, N नाइट्राइडो। अगर लिखा हुआ आ गया डायरेक्ट ये NO2, तब लिखेंगे N नाइट्राइडो। अगला रूल उदासीन लिगेंड के सामान्य नाम से लिखते हैं। कुछ उदासीन लिगेंडों के नाम विशेष नाम दिए गए, जो भी उदासीन लिगेंड आया वो सामान्य नाम दिया गया। कुछ विशेष उदासीन लिगेंड ये हो गया एथिलीन डाइएमीन, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं EN। और ये पिरीडीन क्या लिख दिया शॉर्ट में से PY। और जैसे कि ट्राइफेनिल फास्फीन तो ट्राइफेनिल फास्फीन, या फिर PH3 फास्फीन। ये सब कुछ विशेष लिगेंड है। इनसे अलग कुछ विशेष लिगेंड हो रहे हैं, जैसे कि एमीन H2O। कुछ प्रमुख लिगेंड जिनके नाम निम्नलिखित दिए गए, जैसे H2O को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं, OH को हाइड्रोक्सो बोलते हैं। और याद रखेंगे C के साथ O छोटा आता तब वो धातु होती है कोबाल्ट। अगर C के साथ O बड़ा आया है, अगर C के साथ O बड़ा आया तो कार्बोनिल है, C के साथ O छोटा आया तो वो कोबाल्ट है धातु। और NO नाइट्रोसिन, NO2 नाइट्राइड। कुछ धनायन है जैसे कि नाइट्रोसोनियम, हेलोनियम, बहुत कम है ना कि बराबर धनायन, सबसे ज्यादा है ऋणात्मक लिगेंड। उसके बाद एक अगला रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कोई ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से डाई है, ट्राई है, कुछ भी है, यदि किसी लिगेंड का नाम कोई संख्या में हो, जैसे कोई लिगेंड है जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, पहले से इस नाम में क्या लगा हुआ है डाई लगा हुआ है, तो ऐसे लिगेंड को अगर वो दो बार आता तो उसे बिस ट्रिस टेट्राकिस। अगर दो बार आता तो उसमें लगा देते हैं बिस, दो बार के लिए। अगर जिस नाम में पहले से संख्या आ रही हो, अगर 3 बार आता तो उसको लिखते हैं ट्रिस, 3 बार के लिए। और 4 बार आता तो टेट्राकिस, टेट्राकिस, इन सबको लिख देते हैं। वैसे टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस बढ़ता चला जाता है, ये लिखा हुआ टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस लिख देते हैं। जिस ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आता है, जैसे कि एथिलीन डाई एमीन, पहले ही डाई आएगा, अगर वो 2 बार आएगा उसे बिस लगा के लिखेंगे। संकुलों की समाप्ति, लास्ट में कुछ रूल है, यदि संकुल धनात्मक या उदासीन है तो धातु के नाम में अनुलग्न नहीं लगा जाता। अगर कोई धनात्मक या फिर उदासीन लिगेंड आया तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो धातु का नाम है एक्चुअल वही नाम आएगा। लेकिन अगर संकुल क्या है ऋणात्मक है तो धातु के नाम में क्या जोड़ देते हैं भाई 8 लगा देते हैं। जैसे कि Ag का क्या हो जाएगा अर्जेंटेट, Fe क्या होता
अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आएगा फेरेट, अगर उदासीन लिगेंड के साथ आएगा तो सीधा सीधा आयरन, जिंक जिंकेट, पीटी प्लेटिनेट, सीयू क्यूपरेट, ओयू ओरेट। अगर उदासीन के साथ आएगा तो ओयू एयू क्या हो जाएगा, गोल्ड। अब कुछ इंपोर्टेंट नाम लिए गए आईयूपीएससी के जो हम बनाने वाले हैं आईयूपीएससी के रूल के थ्रू। एक नाम ये है, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें Na, ये दो भागों में टूटेगा, एक Na प्लस में टूटेगा और ये सारा एक तरफ जाएगा। तो हमेशा पहले धनायन का नाम लिखते हैं और धनायन का नाम कौन है, सोडियम यहाँ पर धनायन है। और याद रखेंगे जो ये संकुल होता है ब्रैकेट वाला उप सहसंयोजी परिसर, इसका पूरे का एक सिर बांधते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो पूरे को एक साथ लिखते हैं। अब सोडियम हमने लिखा, सीधा पहुंचते हैं फिर लिगेंड पे। इस ब्रैकेट के अंदर हम पहुंच गए, लिगेंड आए हैं 4, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। और इसमें लगा हुआ आया है OH, OH कहते हैं हाइड्रो ऑक्सो OH को। अब धातु है इसमें एल्युमिनियम, धातु है इसमें एल्युमिनियम, लेकिन लिगेंड है ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक लिगेंड आया है तो धातु के नाम में 8 लगता, तो ये नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। और जहां धातु का नाम आएगा उसके फौरन बाद आगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आगे, सोडियम की होती है प्लस के, है को निकाल के देख लेंगे। एल की निकालनी x और ये दे रखे हैं 4, इसकी मान होता है माइनस के 1 बराबर का 0। तो 4 एकम 4, एक कम कर देंगे, कितनी ऑक्सीकरण संख्या आ गई इसकी 3। और हमेशा ऑक्सीकरण संख्या लिखी जानी है रोमन नंबर में। इस तरह से इनका आईयूपीएससी नामकरण करेंगे। अगर कोई इतना याद रखेंगे, इस ब्रैकेट से पहले है तो उसका पहला नाम आएगा, ब्रैकेट के अंदर अगर हम पहुंच गए तो सबसे पहला नाम आएगा लिगेंड का, उसके बाद आएगा धातु का। अगर 2 तरह के लिगेंड आए तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखेंगे, जिसका पहला नाम इंग्लिश की वर्णमाला के अनुसार उसका पहले और जिसका बाद में उसका बाद में ही लिखेंगे। किस तरह से, जैसे एक अगला नाम हो रहा है CrH2O का होल 6 Cl3। अब उसमें धातु आयन जो था इस साइड आया था और इसमें जो आयन है वो इस साइड आया। अगर इस साइड होता उसका नाम पहले लिखते, अगर इस साइड कुछ नहीं दिया हुआ तो सीधा हम पहुंचेंगे लिगेंड पे। और लिगेंड दिया हुआ H2O और दिए हुए हैं 6, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा। और H2O का अभी नाम पढ़ा था, H2O को बोलते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। और धातु क्या है, क्रोमियम। अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आती तो क्रोमेट लिखते, लेकिन H2O क्या होता है उदासीन, तो क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। और धातु के फौरन बाद आनी है ऑक्सीकरण संख्या, इस पूरे का एक सिर्फ बंधेगा। कितनी निकल कर आ गई, ये तो 0 हो गया, इसकी माइनस के 1 होती, माइनस के 3 बराबर और उधर जा कैसी हो जाएगी प्लस के 3, कितना लग देंगे यहाँ पर 3rd। अगला नाम, 2 तरह के लिगेंड आते हैं तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। यहां कुछ नहीं दे रखा, सीधा इस ब्रैकेट पे पहुंचेंगे। ब्रैकेट में 2 लिगेंड दिए गए, एक Cl2 भी दिया गया, एक H2O भी दिया गया। H2O को बोलते हैं एक्वा, एक्वा लिखा जाता है A से। Cl को बोलते हैं क्लोराइडो और क्लोराइडो लिखा जाएगा C से। यहां पर रह गया, अगर बाहर आया है Cl तो उसका सिंपली नाम आएगा क्लोराइड, अगर अंदर लिगेंड बनकर आया तो लिखेंगे इसका क्लोराइडो या फिर क्लोरो। तो पहले 4 बार आया H2O, क्या लिखेंगे टेट्रा, और H2O के लिए एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब 2 बार आया Cl2, 2 बार के लिए डाई, Cl के लिए क्लोराइडो, और 2004 के पहले के नियम के अनुसार क्लोरो लिखते, क्लोराइडो। धातु क्या है Cr। अगर ऐसी कंडीशन है कि धनात्मक उदासीन लिगेंड भी है साथ में ऋणात्मक लिगेंड भी है, तो धातु का जो वास्तविक नाम है सिर्फ वही नाम रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन है कि केवल सिर्फ ऋणात्मक ही लिगेंड है इसकी तरह से, तब धातु का नाम चेंज होगा, उसमें 8 जुड़ेगा। धातु क्या है क्रोमियम, क्रोमियम लिख देंगे, और क्रोमियम के धातु के फौरन बाद हमेशा आगे ऑक्सीकरण संख्या, कितनी निकल कर आ गई, H2O उदासीन हो गया, खत्म। Cl माइनस के होता माइनस के 2 और एक ये हो गया माइनस के 3 बराबर हो जाएगा प्लस के 3 3rd। और Cl बाहर दे रखा है एक Cl, तो अब बाहर वाला तो सिंपल ही आएगा क्लोराइड। अगर लिगेंड बन का आता तब लिखेंगे इसका क्लोराइडो। इस तरह से आईयूपीएससी नाम बना लेंगे भी। कुछ और अन्य एग्जाम्पल भी अलग अलग तरह के सब आईयूपीएससी नामों को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ दे रखा Na3A, तो सोडियम बाहर आयन 2 बार आया 4 बार आया उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आयन का नाम आएगा कि सोडियम आया है, और ब्रैकेट वाले का नाम एक साथ आएगा एक सिर बन के। अब CrF6, Cr क्या होगी धातु, बाकी जो है वो लिगेंड है, F यानी फ्लोराइडो। कितने दे रखे हैं 6 को क्या कहते हैं हेक्सा, और F के लिए फ्लोराइडो। अगर 2004 से पहले का रूल तो फ्लोराइडो। अब है
फ्लोरो है ये, फ्लोरीन ऋणात्मक लिगेंड है तो धातु के नाम में 8 लगेगा। अब क्रोमियम नहीं आएगा, अब नाम आएगा इसका क्रोमेट। अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ कोई धातु आती तो धातु के नाम में 8 जुड़ जाता है। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो जाएगी प्लस के 3, इसकी माइनस के 6, उधर जाकर 6 में से 3 बचेंगे, कितने हो जाएंगे 3 लिख देंगे। इस तरह से किसी की भी और संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगला नाम बनाएंगे भी Na आया, फिर तो Na को क्या लिख देंगे, धनायन होता, पहले धनायन का नाम सोडियम, 6 बार आया 5 बार आया तो क्या लिखेंगे 5 के लिए पेंटा। सी के साथ अगर O बड़ा आता तो कार्बोनिल एक लिगेंड है, सी के साथ O छोटा आता तो धातु है कोबाल्ट, तो पेंटा कार्बोनिल, CO के लिए कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। और धातु क्या है Mn। अगर ऋणात्मक धातु होती क्या लिखते हैं मैग्नेट, मैग्नीज का, अब क्या लिख देंगे मैग्नीज, मैग्नीज Mn। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या इसकी, तो Na तो होता है प्लस का 1, Mn की निकालेंगे x, ये है उदासीन लिगेंड तो 5 की गुणा हो जाएगी भाई 0 से, यानी कितना आ जाएगा इसका, जब निकालोगे तो इसका निकल का आएगा सिर्फ प्लस का 1, उधर से जाके हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का फर्स्ट लिख देंगे रोमन अंक के अंदर। अगला बनाएंगे भाई, अभी इसमें का बनाया भी था, ऐसी धातु हो गई 2 लिगेंड, एक H2O एक Cl है, तो पहले किसका आएगा माइनस चार्ज भी दिया हुआ ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। चलो पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देख लेते कितनी निकल कर आ गई। Fe की निकालेंगे x हो गई, और H2O 2 दे रखे, H2O उदासीन होता है 0 रख दिया प्लस का, Cl दे रखे भी 4 और Cl होता है ऋणात्मक और एक दंतुक तो माइनस का 1 बराबर। जब हम लिखते थे बराबर 0, लेकिन अब आवेश दे रखा, कितना दे रखा माइनस, तो माइनस का कितना लिख देंगे अभी 1, तो x कितना हो जाएगा 0 और माइनस के 4 बराबर के 0, 0 नहीं, अब कितना दे रखा माइनस के 1 दे रखा, तो x बराबर इधर ये माइनस उधर जाके प्लस के, तो 4 माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गए, ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई इस Fe की प्लस के 3। अब नाम लिख देंगे, 2 बार आया डाई, और H2O के लिए एक्वा, Cl 4 बार आया टेट्रा, और Cl के लिए क्लोराइडो। धातु Fe अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आती तो फेरेट, अब क्या लिखेंगे आयरन, सबका सिर एक बंधेगा, और ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे इसकी 3rd, वो भी काय में लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक के अंदर। कुछ और IUPAC नाम, जैसे कि ये बनाया भी था, इसकी कुछ संख्या भी निकाली थी हमने, और इसका हमने प्रभावी परमाणु क्रमांक में लिखाया था। तो के क्या है भाई, बस सोडियम की जगह क्या हो गया, आप सोडियम के स्थान पर हो गया है पोटेशियम, दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं इस ब्लॉक के। और 6 दे रखे, 6 के लिए क्या आएगा भाई, ब्रैकेट वाले का नाम हमेशा एक साथ हेक्सा, क्या लिखेंगे साइनाइडो या फिर साइनो, साइनो भी सही है, गलत नहीं जाएगा। अब धातु क्या है Fe क्या आया था, अगर उदासीन लिगेंड के साथ है तो आयरन है, अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आती है तो Fe का नाम क्या आएगा भाई फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कई बार निकालनी, कितनी होती है इसकी 3rd, किस तरह से प्लस का 1 प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 6, 6 माइनस 3 प्लस के 3। जैसे कि अगला के आया, फिर क्या लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम, फिर कितने हैं आपके, आपके भी 6 हैं, बस नाम वही है, ऑक्सीकरण संख्या पर फर्क आएगा, तो हेक्सा साइनाइडो या फिर साइनो। फिर धातु Fe है, क्या लिखेंगे Fe का फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या 1 बढ़ गई तो 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 2nd। अगला नाम उदासीन लिगेंड 5 बार आया तो पेंटा, पेंटा, और CO के लिए कार्बोनिल लिगेंड है। और धातु क्या है, उदासीन लिगेंड आया, जो धातु का नाम क्या आ जाएगा सिंपली जो होता है वास्तविक नाम आयरन, और उदासीन लिगेंड है, संख्या कितनी आ जाएगी इसकी 0। तो इस तरह से किसी भी संकर यौगिक या फिर उपसहसंयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि इंपोर्टेंट नेम में भी कई बार पेपर में पूछा गया, के आया, क्या लिखेंगे पोटेशियम, धनायन का नाम आ गया पोटेशियम, उसके बाद 3 बार आया C2O4, तो 3 बार के लिए क्या लिखेंगे ट्राई, और क्या नाम होता है इसका ऑक्सेलेटो, C2O4 का ऑक्सेलेट, ऑक्सीलेट होता है लास्ट का 8 हटके और जुड़ जाता E हटके। ऋणात्मक लिगेंड है C2O4 और द्विदंतुक भी है, तो क्या नाम आ जाएगा इसका फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या
तो माइनस के 6 और 3 माइनस कर दो, कितनी बचेगी इसकी 3rd। इस तरह से, जैसे कि अब इसमें एक Cl2 भी आया और एक NH3 भी आया। NH3 को बोलते हैं एमीन, ऐसे लिखा जाएगा, अल्फाबेट का कोड पहला आता, लेकिन 4 बार आया तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे भी टेट्रा। और एमीन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, 2 में बनते हैं इसमें, इस एमीन के अंदर टेट्रा एमीन। और 2 बार आया Cl तो डाई लगा देंगे, Cl को बोलते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो ऋणात्मक लिगेंड भी है, तो सबका एक सिर बनता हो जा रहा है। और एक उदासीन लिगेंड है और एक ऋणात्मक लिगेंड। अगर सिर्फ ऋणात्मक लिगेंड आएगा तब 8 जुड़ेगा, वरना जो वास्तविक नाम है वही नाम रहेगा, और वास्तविक नाम है CO का कोबाल्ट। और इसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल कर आ गई भाई, ये तो 0 हो गया, उदासीन है, माइनस के 2 उधर जाके प्लस के 2 और प्लस का एक पहले ही है, तो कितना हो जाएगी भाई 3rd। अगर किसी पर आवेश दिया हुआ है तो ऑक्सीकरण संख्या के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, आयन, अगर किसी पर आवेश भी दिया गया है। अगला अभी बताया था ऐसा कोई भी नाम जिसमें पहले से डाई ट्राई हो, तो ये आता नाम EN का नाम होता एथिलीन डाइएमीन। अब 3 बार आया तो इसके लिए 3 बार के लिए लिखा था ट्रिस कहते हैं 3 बार को, और इसका नाम होता है EN का एथिलीन डाइएमीन। पहले से ही इसमें संख्या आती है डाई, इस वजह से इनका डाई ट्रिस टेट्राकिस बिस लगा के लिखते हैं एथिलीन डाई एमीन। और ये एमीन भी सिंपल तरह लिखते हैं। अब धातु कौन है, CO के लिए कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आ गई, ये तो उदासीन होता है, 0 हो गया, उधर कितने बचे हुए, प्लस का 3 ही लिख देंगे ऐसे ही, और आवेश दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे इसके नाम में, आयन। तो इस तरह से किसी का भी हम IUPAC नामकरण कर सकते हैं। कुछ और अन्य इंपोर्टेंट नेम और है, उन सबको बनाएंगे जैसे भी। अब 6 बार दे रखा H2O, तो क्या लगा देंगे इसके लिए, हेक्सा, और H2O को कहते हैं एक्वा। उसके बाद सीधा पहुंचते हैं, लिगेंड खत्म हो जाते हैं तो धातु पर। धातु कौन है, CO के लिए क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 0 हो गई, माइनस की उधर जाकर प्लस के 3, क्या लिख देंगे 3rd। और बाहर Cl आता तो कई बार आ चुका, क्या लिखते हैं, अगर उसकी फॉर्म में आएगा लिगेंड की फॉर्म में तो क्लोराइड है, वरना सिंपली क्लोराइड। जैसे कि 4 बार आया CN तो क्या लगाएंगे, Ca टेट्रा, और CN के लिए साइनाइडो, और अब ऋणात्मक लिगेंड है, नाम होता है इसका निकिल, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड के साथ क्या नाम आएगा, निकिलेट। धातु के नाम में 8 जुड़ जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने कितनी निकल कर आ गई, X आ गई, 2 आ गई, और 4 दे रखे, इसकी होती है माइनस का 1, और बराबर कितना दे रखा आवेश में, माइनस के 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर माइनस के 2, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 माइनस के 2 कितनी निकल कर आ जाएगी 2। क्या लिखेंगे यहाँ पर रोमन अंक में सेकंड, और किसी पर आवेश लिखा हुआ आता तो क्या लिखते हैं उसमें, आयन। जैसे कि अब 2 बार आ गया EN तो क्या लिख देंगे इसमें, बिस। और इसके लिए 2 बार नाम होता EN का एथिलीन डाइएमीन, वही नाम है जो अभी बनाया था, एथिलीन डाइएमीन। और धातु कौन है, Ni। अब अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आता तो निकिलेट लिखा, वरना सिंपल लिखेंगे निकिल। और कितनी ऑक्सीजन संख्या आएगी इसकी, सेकंड, आवेश दिया है तो क्या लिखेंगे भी, आयन। तो एथिलीन डाइएमीन आए या H2 आए, सभी का हमें लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि वो ऋणात्मक है या उदासीन है। धनात्मक लिगेंड बहुत कम है, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा मान लो। ऋणात्मक लिगेंड सबसे अधिक संख्या में, उसके बाद उदासीन लिगेंड है। दूसरे पता होना चाहिए एक दंतु के, द्विदंतु के, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ती। जैसे कि K2 आया तो बाहर का भाग अलग लिख देते हैं, बाहर वाले भाग को धनायन है, पोटेशियम लिख देंगे इसको। तो उसके बाद सीधा ब्रैकेट में पहुंचते हैं, ब्रैकेट में लिगेंड में पहुंचेंगे, लिगेंड दे रखे हैं 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। और ओवेस दे रखा, क्या लिखेंगे भाई, हाइड्रोक्सो। धातु क्या, Zn होता है जिंक, लेकिन ऋणात्मक लिगेंड के साथ आया तो क्या लगेगा इसमें, जिंकेट। और माइनस के 4, 2 घटाने कितना बचेगा भाई यहाँ पर, सेकंड। वैसे इसका क्या आ जाएगा, टेट्रासाइनोओरेट। और इसका हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 4th आयन, अगर कोई भी आवेश दे रखा इस तरह से। जैसे कि 2 नाम और है, इंपोर्टेंट नेम है। अब 2 बार आया, एमीन पे पहुंचेंगे, ए से लिखा जाता, 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, डाई। और NH3 के लिए एमीन, और वो भी एमीन कैसा होता है जिसमें 2 में बनते और फिर 2 Cl दे रखे, फिर दोबारा क्या लगाएंगे, डाई।
और Cl अगर लिगेंड बन का आता तो क्लोराइड हो, बाहर आता तो क्लोराइड से बाहर भी आया। और Pt के लिए धातु के रूप में आई है प्लेटिनम, अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आती तो प्लेटिनेट। अब ऑक्सीजन संख्या कितनी निकल आएगी तो 0 होगी, 2 इसकी कितनी हो जाएगी 4, फोर्थ रोमन अंक में। और बाहर वाले Cl के लिए सिंपली क्या लिखेंगे क्लोराइड। उसके बाद एक नाम और है, क्या है सबसे स्टार्टिंग पहले धनायन है, धनायन कौन दिया है इसमें हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है इसकी +K1। और धातु क्या है, धातु तो इसमें प्लेटिनेट हो जाएगा हेक्सा। और लिगेंड के लिए क्या आएगा क्लोराइडो, क्लोराइडो। और अब पहले प्लेटिनम आया था क्योंकि उदासीन लिगेंड था साथ में, अब क्या आएगा प्लेटिनेट अगर ऋणात्मक लिगेंड के साथ आता है। +K2 -K6, उधर जाकर +K6 -K2 कितना रह जाएगा भाई 4। तो ये थे भाई आज की इस क्लास में ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक और महत्वपूर्ण सबसे IUPAC नाम। और IUPAC नाम 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं हर साल, 2 नंबर 4 नंबर के। IUPAC नाम पूछ लेगा या फिर इन नामों को दे देगा, इन सूत्रों को हमसे पूछ लेगा, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है समावयवता। अब समावयवता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन की समावयवता होती है, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया C4H10, ये अलग अलग प्रकार के समावयवी प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका आणविक सूत्र समान रहता है। सार यहां पर ही वही है, समावयवता का बेस जो है कि आणविक सूत्र समान रहे लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग रहते हैं, समावयवी कहलाते हैं। अब समावयवता प्रदर्शित करेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। जैसे कोई यौगिक लिखा कि CuBr, कोई यौगिक लिया एग्जाम्पल के लिए NH3 का होल 5 और यहां लिखा हुआ है SO4। अब जितने NH3 इसमें है, NH3 उतरे रहने चाहिए दूसरे यौगिक के अंदर। जैसे कि हमने इसका कोई समावयवी बना लिया कि CuNH3 का होल 5 SO4 और बाहर क्या लिख दिया Br, कि जो आणविक सूत्र इसका था वही आणविक सूत्र इसका है, लेकिन दोनों के कोई ना कोई रूप अलग अलग है, यानी जिनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होंगे लेकिन आणविक सूत्र समान होंगे, समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना समावयवता कहलाती है। जैसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक अणु सूत्र समान होते हैं, 2 यौगिक ले लिया, रासायनिक अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उनके गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। अब समावयवता के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है इसका संरचनात्मक समावयवता। जब संरचना में भिन्नता पाई जाएगी तो वह समावयवता कहलाती है। किस तरह से? इस प्रकार की समावयवता संकुल यौगिकों में बंध विन्यास, जो ये संकुल यौगिक होते हैं एक दूसरे जुड़े हुए, जो बंध विन्यास होगा वो अलग अलग रहता है। अर्थात संरचनात्मक भिन्नता के फलस्वरूप जो समावयवता होती है संरचना समावयवता कहलाती है। मेनली पढ़ लें इसके भी प्रकार जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला प्रकार है आयनन समावयवता। अब इसमें क्या होगा, यौगिक का आणविक सूत्र समान होगा लेकिन वह जलीय विलयन में अलग अलग आयन देता है। किस तरह से? संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देते हैं, भी एग्जाम्पल भी लिया था, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा इस प्रकार की समावयवता आयनन समावयवता कहलाती। जैसे एग्जाम्पल यही ले लिया, जो ये चेंज कर दिया कुछ, जैसे Zn और यहाँ लिखा हुआ Br और यहाँ लिखा हुआ H2O का होल 5 और बाहर लिखा हुआ है SO4। जब हम इसको आयनित करेंगे तो 2 भागों में टूटे गए, एक धनात्मक भाग होगा और एक ऋणात्मक भाग होगा। धनात्मक भाग ZnBr H2O का होल 5 और इधर निकल जाएगा, पूरे पर आ जाएगा इस पे SO4 2-। तो इसने आयन क्या दिया है SO4, यही यौगिक लेते हैं, बस कितना सा चेंज करते कि Zn भी ऐसे ही है और H2O का होल 5 भी इसी तरह से है, बस SO4 लिगेंड के रूप में ले लिया और Br बाहर लिख दिया। अब यह समावयवता आणविक सूत्र सेम रहेगा लेकिन आयन अलग देगा। किस तरह से? यहाँ पर Zn
और H2O का होल 5, ये पूरा एक रहेगा SO4 प्लस Br माइनस। तो वह समअवयवता जो जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देती है परंतु उसका आणविक सूत्र समान रहता है, आयनन समअवयवता कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रकार है इसका हाइड्रेट समअवयवता। अब हाइड्रेट में क्या होगा कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल अलग अलग प्राप्त होंगे। किस तरह से? किसी संकुल यौगिक में जल के अणु दो व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। संकुल आयन के अंदर तथा बाहर जल के अणुओं की भिन्नता के कारण, संकुल आयन के अंदर जल के अणु अलग होंगे, बाहर अलग होंगे, उनकी भिन्नता के कारण प्रदर्शित होने वाली समअवयवता हाइड्रेट समअवयवता कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दिया कि Cu H2O का होल 5 और Cl इंटू H2O, ये अलग H2O का आयन देगा। एक लिख दिया Cu H2O का होल 4 Cl और यहां लिख दिया 2H2O। जब हम इसको वियोजित करेंगे तो ये सिर्फ जल का एक अणु देगा और ये जल के दो अणु देगा, जबकि दोनों के अंदर 5 और 1 6 अणु हैं, 4 और 2 6 अणु हैं। यौगिक का आणविक सूत्र समान है लेकिन जल के अणु अलग अलग प्राप्त होंगे। अगली समअवयवता लवण अथवा लिंकेज समअवयवता। तो यह उभयदंती लिगेंड प्रदर्शित करेंगे। तो वह समअवयवता जिसमें एक उभयदंती लिगेंड दो अलग अलग परमाणुओं से जुड़कर उपसहसंयोजी यौगिक बंध बनाता है तथा एक दूसरे के लिंकेज समअवयवी कहलाती है। किस तरह से? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लिया उभयदंती लिगेंड का कि NC और ये CN के रूप में भी जुड़ जाता है, जैसे कि NO2 या फिर ONO। ये सब उभयदंती लिगेंड है और लिंकेज या फिर लवण समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। किस तरह से? ये सब क्या हो गए भाई? उभयदंती लिगेंड जो प्रदर्शित करेंगे। जैसे एक यौगिक लिख दिया कि CuONO और यहां लिखा हुआ है H2O का होल 4। अब यही इस तरह से लिख दिया कि CuNO2 O का होल 2 H2O का होल 4। तो यह समअवयवता अलग है और यह समअवयवता अलग है। दोनों समअवयवी एक दूसरे से अलग है लेकिन दोनों का आणविक सूत्र समान है। वह ONO NO2 और यहाँ भी NO2 H2O का होल 4, यहाँ पर भी H2O का होल 4। जब उभयदंती लिगेंड किसी भी संकुल के साथ जुड़ता है तो लवण अथवा लिंकेज समअवयवता प्रदर्शित करता है। अगली है बहुलीकरण समअवयवता। जब दो यौगिक स्टाइकोमेट्री संगठन में समान हो, दोनों का संगठन समान हो। किस तरह से? एक यौगिक लिखा कि PtCl2NH3 का होल 2 तथा इसी के साथ लिख दिया कि PtNH3 का होल 4। स्टाइकोमेट्री समान है, यहां पर भी 4 लिगेंड थे और यहां पर भी 4 लिगेंड है। या और हो सकता कि PtCl4 और यहां पर भी कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। तो लिगेंड का स्टाइकोमेट्री संगठन तो समान है लेकिन किंतु अणु सूत्र अलग अलग होते हैं। अणु सूत्र कैसे है? यहाँ 2NH3 2 Cl है, यहाँ 4 NH3 यहाँ 4 Cl है। अणु सूत्र अलग अलग है लेकिन स्टाइकोमेट्री समान कैसे है? 4 लिगेंड यहाँ पर, 4 लिगेंड यहाँ पर, 4 लिगेंड यहाँ पर, और इस प्रकार की समअवयवता बहुलीकरण समअवयवता कहलाती है। तो पहला प्रकार था संरचनात्मक समअवयवता और दूसरा प्रकार है त्रिविम अथवा विन्यासी समअवयवता। दोनों में से कोई से प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो त्रिविम से पूछा जाए या फिर संरचनात्मक से पूछा जाए। तो संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर क्या उपस्थित रहते हैं? लिगेंड जुड़े रहते हैं, जो अलग अलग विन्यासों के कारण होने के कारण समअवयवता त्रिविम या विन्यास समअवयवता कहलाती है। अलग अलग लिगेंड जुड़े रहते हैं अलग अलग तरीके से। जब इस प्रकार की समअवयवता उत्पन्न होती है तो उसको त्रिविम या फिर विन्यासी समअवयवता कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती, एक आगा ज्यामितीय समअवयवता, एक आगा प्रकाशिक समअवयवता। अब ज्यामितीय समअवयवता के अंदर यह समअवयवता केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड की भिन्न पारस्परिक स्थिति के
कारण होती है। जब लिगेंड अलग अलग तरह से जुड़ते हैं तो ज्यामितीय समवयवता उत्पन्न हो जाती है और यह दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार आएगा समपक्ष, समपक्ष बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस आइसोमर्स, जो 90 डिग्री पर जब एक जैसे लिगेंड जुड़े रहते हैं तब उसको सिस आइसोमर्स कहते हैं। जब द्विप्रतिस्थापित संकुल अणु समान लिगेंड एक दूसरे से, किस तरह से, कोई मेटल है और इससे लिगेंड जुड़े हुए हैं अलग, एक लिगेंड है, दूसरा लिगेंड है और एक तीसरा लिगेंड है और एक चौथा लिगेंड है, इससे कोई लिगेंड जुड़े हुए हैं भी और समपक्ष विपक्ष दोनों हमें देखने हैं। समपक्ष का मतलब क्या रहेगा, जब लिगेंड 90 डिग्री पर एक जैसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि ये पॉइंट आएगा तो इसके साथ आएगा, ये पॉइंट आएगा, तो अगर हम इसके समपक्ष समावयवी लिखें, समपक्ष समावयवी अगर हम इसके फाइंड करें तो कितने आएंगे, जो भी 90 डिग्री पर है वो समपक्ष समावयवी। किस तरह से, इन दो के बीच में, यहां से लेके यहां के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा तो एक और दो दूसरे के साथ, वैसे 2 और 3 के बीच ही बन जाएगा 90 डिग्री का कोण, तो 2 और 3 यहां पर जो कोण बनेगा यहां पर, वैसे ही किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में हो गया, 3 और 4 के बीच में बन जाएगा, 3 और 4 के बीच में बन जाएगा, और वैसे 90 डिग्री कोण कहाँ बन जाएगा, 4 और 1 के बीच में भी बन जाएगा। ये कैसी संरचना ली हमने, चतुष्फलकीय संरचना ली। अभी डिटेल में और समझेंगे इसे। अगर हम लिखने लगे इसके विषम पक्ष, कि विषम पक्ष समावयवी, तो विषम पक्ष समावयवी के लिए जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर एक जैसे हों, कैसे कि ये 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री, दो ही बन सकते हैं, 1 और 3, 2 और 4, 180 डिग्री पे, 1 और 3 और 2 और 4, कैसे, 1 और 3 ये जो कोण बनेगा 180 का, और ये जो कोण बनना है 4 और किसके बीच में, 2 के बीच में 180 का। तो जब 90 डिग्री पर एक जैसे लिगेंड हो समपक्ष कहलाएंगे, और जब 180 पे एक जैसे लिगेंड हो तो विपक्ष कहलाएंगे, विषम पक्ष कहलाएंगे। देखो विपक्ष की देख ले, जब दो समान लिगेंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते, सामने दो एक जैसे हो तो उनके बीच का कोण कितना हो, 180। दो तरह के लिए थे, अभी दो चीजों हम देखेंगे। एक देखेंगे चतुष्क फलकीय, अगर कोई चतुष्क फलकीय यौगिक है तो उसके अंदर समपक्ष, चतुष्फलकीय यौगिक के अंदर समावयवता कौन सी, वो भी ज्यामिति। तो चतुष्फलकीय यौगिक कोई बनाते हैं कि एम ले लिया, चतुष्फलकीय संरचना का मतलब क्या होता कि एक और एक इससे जोड़ दिया, ये एक दूसरे जुड़ेंगे, 2 और वैसे ही एक यहाँ आ जाएगा 3 और एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, तीसरा, और यहाँ पर चौथा 3 और ये 4। एक बना लेते हैं अष्टक फलीय, अष्टक फलीय, अष्टक फलीय यौगिक। इसके अंदर भी समवयवता फाइंड करेंगे, समपक्ष और विपक्ष। अष्टक फलीय के लिए मेटल बना दी, लिगेंड जुड़े हुए हैं जिसके साथ, अलग अलग तरह के लिगेंड हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो इस तरह से लिख दिया। और उसके बाद दोनों के अंदर समावयवता शो करें, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। बस समपक्ष क्या आ जाएगा अष्टक फलीय के लिए, 2 लिगेंड यहाँ पर और आ जाएंगे इस कंडीशन में कि एक 5वां लिख देंगे और एक 6ठा लिख देंगे, जो इसके साथ क्या बना रहे होंगे भाई, बॉन्ड बनाएंगे आपस में। और सभी ये समपक्ष और विपक्ष समावयवी इनके अंदर फाइंड करेंगे। इसकी बात करें समपक्ष की, कि इसमें समपक्ष समावयवी कौन कौन से होंगे, तो समपक्ष के लिए जो भी 90 डिग्री पर है समपक्ष, और एक आगा विपक्ष या विषम पक्ष भी बोल देते विपक्ष। तो जो जो जहां जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, इन दो के बीच में
ये 1 है या 2 है, तो इस तरह से कोण बन जाता 1 और 2 के बीच में, अभी बताया भी था। तो 1 और 2 के बीच में, वैसे ही 2 और 3 के बीच में भी आ जाएगा, 2 और 3 और उसी तरह से ये कोण आ जाएगा इस तरह से 3 और 4 के बीच में भी, और उसी तरह से 4 और 1 के बीच में भी। तो ये सब 4 समविबाहु बने समपक्ष। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष कितने पे रहता, 180 पे। तो 180 अंश का कोण कहाँ बनेगा, ये जा रहा 3, ये जो कोण रहता ये पूरा 360, और ये जो इतना होता है वो 180। अब हमें 180 पे जब समान लिगेंड होंगे तब विपक्ष समावि। तो 1 और 3, 2 तो ये आ गए, और 1 2 और 4, बस। अगर हम यहां पर बात करें समपक्ष और विपक्ष की, कौन कौन से, एक समपक्ष ढूंढेंगे इनके अंदर और एक विपक्ष। समपक्ष की संख्या हमेशा ज्यादा होती है, तो 4 तो भाई वही आ जाएंगे जो अभी लिखे थे। कौन कौन से, कि 1 2 2 3 और 3 4 और 4 1, 4 तो याद है, 1 2 2 3 3 4 4 1। अब उसके बाद भी और कितने आ सकते हैं, देखो यहाँ जो कोण बनेगा ये भी 180 अंश का हो, 90 का होगा, यहाँ जो होगा वो भी 90 का होगा। तो 2 और 6, ये भी 2 और 6, और ये जो कोण बननिया है 3 और 6, ये भी। उसी तरह से यहाँ जो कोण बनेगा इनके बीच में वो भी, और ये जो कोण बनेगा ये भी। तो 1 और 5 भी, और 5 और 4 भी, ये सब हो गए भाई समपक्ष समविबाहु। उसके बाद और हो सकते हैं, अब विपक्ष ढूंढ लेते हैं। विपक्ष समविबाहु कितने आ जाएंगे इसके अंदर, विपक्ष के लिए 2 तो वही आ जाएंगे जो उसके अंदर थे, कि 1 और 3 और 2 और 4, ये आ गए, यानी ये और ये। उसके बाद एक क्या आ सकता, पूरा ये 5 और 6, ये आ सकते हैं भाई विपक्ष समविबाहु। बस इतना याद रखें, 90 डिग्री पर समपक्ष, 180 पर विपक्ष, कितने भी समविबाहु जितने ही पॉसिबल उतने बना सकते हैं। अब अलग अलग प्रकार से विभिन्न समन्वय संख्या यौगिकों के ज्यामिति समव्यवता, जो ज्यामिति समव्यवता पाई जाती है किसके अंदर, अलग अलग समन्वय संख्या। ये समन्वय संख्या कितनी हो, 4 हो। अगर समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक 2 प्रकार की संभावित ज्यामिति समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। किस तरह से, एक तो चतुष्फलकीय होते हैं, एक समतलीय होती है। जिनकी भी समन्वय संख्या 4 होती है उनकी 2 प्रकार की संरचनाएं बनती है, एक चतुष्फलकीय और एक समतलीय। इन यौगिकों में ज्यामिति संभव नहीं होती है, क्योंकि चतुष्फलकीय चारों कोण एक जैसे होंगे, क्योंकि सभी संयोजकताएं समतुल्य होती है। सभी जितनी भी संयोजकताएं होंगी सब इक्वल होंगी, तो इसके अंदर ज्यामिति समव्यवता पॉसिबल नहीं है। बात आती है समतलीय वर्गाकार, तो समतलीय वर्गाकार भी उनके अंदर पॉसिबल नहीं होगा जब चारों लिगेंड एक जैसे, जैसे कि A4 ले लिया, या फिर 3 एक जैसे हो एक अलग हो, या फिर AB3 3 B के एक जैसे हो एक अलग हो, उनके अंदर ही पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर किसी के अंदर 2 लिगेंड एक जैसे या फिर 2 एक जैसे 2 अलग अलग, तो उनके अंदर यह समव्यवता पॉसिबल होती है। जैसे कि A2B2। अब इसके समपक्ष और विपक्ष 2 समव्यवी बन सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, PT धातु है और इसके एग्जाम्पल एक Cl यहां आ जाता है और एक Cl यहां आ जाएगा। समपक्ष और विपक्ष समव्यवी बना सकते हैं, NH3 और NH3, यहां भी NH3। तो जब 90 डिग्री पर एक जैसे हो तो समपक्ष, तो सिस फॉर्म भी बोल सकते हैं या सिस आइसोमर्स। और ट्रांस बनाने इसके तो क्या काम करेंगे, PT एक Cl इधर लिख देंगे, एक Cl इधर लिख देंगे, एक NH3 इधर आ जाएगा, और सब ये लिगेंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दान करती हैं, और एक NH3 इस साइड आ जाएगा। इसको बोल देंगे भाई विषम पक्ष या फिर ट्रांस आइसोमर्स। तो जिसकी समन्वय संख्या 4 हो, 2 प्रकार की संरचनाएं बनाता हो, चतुष्फलकीय
और समतलीय वर्गाकार। समतलीय वर्गाकार में केवल वही शो करेंगे जब दो लिगेंड अलग अलग हो और दो एक जैसे हो, या फिर ऐसा हो कि दो एक जैसे हो, दो बिल्कुल अलग अलग हो। अगला है MA2BC। इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो दो लिगेंड एक जैसे हो गए PY, ये अलग और ये अलग, तो किस तरह से शो कर सकते हैं, PT NH3 और एक क्या है Cl, दो PY, तो एक PY इधर और एक PY इधर। PY का मतलब होता है पिरीडीन, तो पिरीडीन एक, तो इस प्रकार क्या बन सकती है, ट्रांस आइसोमर्स। और जब दोनों को इन्हें आमने सामने कर देंगे 180 डिग्री पर, कि एक PY इस साइड कर दिया और एक PY इस साइड कर दिया, तो 180 पे एक जैसे हो गए, तो उसे क्या बोल देंगे, ट्रांस आइसोमर्स या फिर विपक्ष समावयवी। इस तरह से भी एक क्या था इसके अंदर Cl। अब सबको जुड़ा हुआ दिखा देते, तो इसको बोल देंगे ट्रांस आइसोमर्स। तो जब दो आइसोमर्स एक जैसे हो और दो एक जैसे हो, तब समतलीय वर्गाकार यौगिक शो कर सकते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म, या फिर दो एक जैसे हो दो अलग अलग हो तब भी शो करते हैं। लेकिन चारों अगर एक जैसे हैं तब इस प्रकार की समयोजकता नहीं बन पाती है। अगला आगा भी सूत्र MABCD। इसका मतलब क्या होगा, इसके तीन समयोगी हो सकते हैं। किस तरह से, कोई एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पर लिख दिया हमने Zn, और एग्जाम्पल ले लिया चारों लिगेंड अलग अलग, H2O एक ले लिया भी Cl, एक लिख दिया NH3 और एक लिख दिया Br। तो ये तीन प्रकार के समयोगी बना सकता है सिस और ट्रांस। उसी तरह से जिनकी समन्वय संख्या 6 होगी तो वो उनकी आकृति एक तो अष्टकफलीय होती है, दूसरा अगर 6 के 6 एक जैसे या 5 एक जैसे एक अलग तो वो शो नहीं करेंगे। वैसे ही सूत्र A4B2 A4BC समपक्ष तथा विपक्ष समन्वय प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि 4 लिगेंड एक जैसे हो, 2 लिगेंड एक जैसे हो, या फिर 4 लिगेंड एक जैसे हो और ये जो दो हैं दोनों ही अलग अलग हो। एग्जाम्पल के लिए COCl2 NH3 का होल 4, 4 एक जैसे हो गए, 2 एक जैसे हो गए, तो ये समपक्ष और विपक्ष समन्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे ही 3 लिगेंड एक जैसे हो, 3 लिगेंड एक जैसे हो, तब भी ये समपक्ष और विपक्ष समन्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं। अगली समन्वयता आती है ज्यामिति के बाद प्रकाशिक समन्वयता। तो वे समावयवी जिनके प्रकाशिक गुण भिन्न तथा भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। अब तक क्या था भाई कि सबके भौतिक और रासायनिक गुण कैसे थे, भौतिक और रासायनिक गुण सबके थे अलग अलग, लेकिन यौगिक के आणविक सूत्र थे समान। यहां पर क्या है, प्रकाशिक गुण तो अलग अलग है लेकिन रासायनिक गुण समान होते हो, लेकिन प्रकाश की भांति उनका व्यवहार अलग अलग रहता है। जैसे कि NH3 और यहां लिख दिया एक Cl और एक ले लिया भाई EN भी हो सकता, चलो कुछ और भी ले सकते हो, द्विदंतुक लिगेंड में NH3 एक इधर ले लिया और एक लिख दिया यहाँ पर Br। तो प्रकाश की भांति इनका जो व्यवहार होगा वो अलग अलग हो जाता है प्रकाशिक समव्यवता के अंदर। तो PT Br कहाँ आ जाएगा भाई, इस साइड आ जाएगा प्रकाश की भांति, बीच में क्या लग जाएगा यहाँ पर एक मिरर, प्रकाश की भांति इनका प्रकाशिक गुण अलग अलग होगा। Br यहाँ पहुंचा और एक NH3 यहाँ लिख देंगे, एक NH3 यहाँ आ जाएगा और एक क्या लिख देंगे भी Cl। तो प्रकाश की भांति जब व्यवहार अलग अलग होता है तो उसे प्रकाशिक समव्यवता कहते हैं। तो ये था भाई चैप्टर नंबर 5 से उप सहसंयोजी यौगिकों के अंदर समव्यवता। मेनली दो प्रकार की थी, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम समव्यवता। संरचनात्मक के अलग अलग प्रकार थे, आयनन था, हाइड्रेट था, लवण था, बहुलीकरण था, ये सब संरचना समव्यवता के प्रकार थे। फिर थी उसके बाद ज्यामिति
त्रिविम समअवयवता जिसके दो प्रकार थे, एक ज्यामितीय और एक प्रकाशिक समअवयवता। मेनली है ज्यामितीय समअवयवता, जो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक है वो शो करते हैं, समन्वय संख्या 6 वाले वो यौगिक शो करते हैं। और समन्वय संख्या जिनकी 4 होती है उनकी दो प्रकार की आकृति होती है, एक चतुष्फलकीय, एक समतलीय, वर्गाकार। चतुष्फलकीय के अंदर ज्यामितीय समअवयवता नहीं पाई जाती, समतलीय के अंदर ही उनके अंदर पाई जाएगी जिनके चारों लिगेंड अलग अलग हो, या दो एक जैसे हो, दो एक जैसे हो, या फिर दो एक जैसे हो, दो अलग अलग हो। वर्गाकार में 6 लिगेंड अगर एक जैसे है तो इस प्रकार समअवयवता नहीं पाई जा सकती, लिगेंड का अलग अलग होना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में कुछ साइंटिस्टों की थ्योरी दी गई है उपसहसंयोजी कंपाउंड से संबंधित। अब कौन कौन सी थ्योरी इस चैप्टर में हम पढ़ लेंगे? वो संकुल यौगिक किसे बोलते हैं? जो भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनको संकुल यौगिक बोला जाता है। संकुल यौगिकों में बंधन की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत दिए गए, उनका क्रम निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत हमें पढ़ना है बर्नर का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है संयोजी बंध सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता वो संयोजी आबंध सिद्धांत पूछा जाता, जिसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि कौन रंगहीन है, कौन रंगीन है, कौन चतुष्फलकीय है, कौन समतलीय है, इस तरह से। तो पहला सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं बर्नर का सिद्धांत। जटिल यौगिकों से संबंध दिया गया था, जटिल यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक भी कहते हैं। ये जटिल यौगिकों में बंध विन्यास, जो बंध विन्यास जो आपस में जुड़े रहते हैं लिगेंड के साथ जटिल यौगिक, उसे बंध विन्यास कहा जाता। उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास, सबसे पहले जो प्रयास किया था वो अल्फ्रेड बर्नर ने 1892 में किया था। अब उनके कुछ मुख्य बिंदु थे अल्फ्रेड बर्नर के। पहला बिंदु क्या था कि जितने भी जटिल यौगिक होते हैं उनमें धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। पहला पॉइंट ये था, जितने भी उपसहसंयोजी यौगिक होंगे उनके अंदर जो धातु परमाणु होता, मान लो कोई क्या था, इस तरह से कोई यौगिक है जटिल यौगिक, और धातु परमाणु क्या हो गया इसमें, कॉपर। अब कॉपर क्या काम करेगा, कॉपर यहाँ पर दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। एक होती है प्राथमिक संयोजकता, एक होती है द्वितीयक संयोजकता। अब प्राथमिक संयोजकता जो होती है प्राथमिक आयनिक होती है, यानी उस पर आवेश होगा, और द्वितीयक जो होती है वो अनायनिक संयोजकता होती है। दूसरी बात कि प्राथमिक संरचना संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो ऋणायन कौन है इसमें, Cl2, जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी, और जो द्वितीयक संयोजकता होगी तथा यह केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी इसकी, 2। तो प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी इसकी, 2। किसके द्वारा संतुष्ट हो रही है, ऋणायन के द्वारा। धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग यौगिक में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इनको ऋणायनों तथा धातु के परमाणु के बीच किसके द्वारा शो करते हैं, डॉटेड लाइन के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। ये मेन पॉइंट है भाई इसका, कि इसको डॉटेड लाइन के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है। अब बढ़ते द्वितीयक के बारे में। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है, जितने भी लिगेंड जुड़े गए हैं, अमोनिया है या फिर वो Cl है, ये धातु परमाणु की समन्वय संख्या को भी प्रदर्शित करती है, जिसे हम गहरी लाइन या फिर सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, जब संकर को जल में घोला जाता है तो प्राथमिक संयोजकता जुड़े ऋणायन आयनित हो जाते हैं। ठीक है, जब किसी संकर यौगिक को अगर जल के अंदर घोला जाएंगे, जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़े ऋणायन थे, जैसे क्या था अभी Cl2 था, वो किससे जुड़ा हुआ था, प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा हुआ था, जबकि द्वितीय संयोजकता अनायनित रहती है। अगली पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता कैसी होती है, अदेशिक, यानी अदिशात्मक होती है, और जबकि द्वितीयक संरचना देशिक होती है, दिशात्मक होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा कि COCl3 इंटू 5NH3। अब इसे हम, और एक एग्जाम्पल लिख दिया हमने कि COCl2 इंटू 6NH3। दोनों संयोजकताएं हमने ली, यहां पर रहने देते हैं सिर्फ Cl3। अब यहां पर जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो NH3 की होगी, और जो प्राथमिक संयोजकता होगी वो Cl की होगी। और ये भी लिख लिया है, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। अब यहाँ पर ऋणायन कौन कौन है, Cl तीनों ऋणायन है, लेकिन उससे पहले हम संतुष्ट करते हैं द्वितीयक संयोजकता को। द्वितीय संयोजकता क्या हो गई हमारी, NH3, और इसको शो करते हैं गहरी रेखा द्वारा।
सीधी लाइन द्वारा, तो कितने NH3 5, और अष्टक फलीय संरचना के अंदर कितने होने चाहिए 6, तो एक संयोजकता को प्रदर्शित करता है ये Cl 5 और एक 6, और एक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा ये Cl। अब बचे 2 Cl जो प्रदर्शित करेंगे इसकी प्राथमिक संयोजकता को, जिसे शो करते हैं डॉटेड लाइन के। ये प्राथमिक संयोजकता, और एक प्राथमिक संयोजकता क्या हो सकती है, ये प्राथमिक संयोजकता। अगला जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लिया, इससे एक पढ़ा के कि यहाँ क्या है CO। अब NH3 कितने, अष्टक फलीय संरचना के अंदर 6, और 6 के 6 हमारे पास आएंगे, तो 6 के 6 अष्टक फलीय संरचना में लगा देते हैं। NH3 2, और ये तीसरा NH3, चौथा NH3 5 हुआ, और छठा, और ये सब कहलागी द्वितीयक संयोजकता। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो शो होती है ऋणायनों के थ्रू। और ऋणायन कौन है इसमें, ऋणायन होगी इसमें Cl2, तो डॉटेड लाइन के थ्रू शो कर देते हैं Cl को, Cl और एक इधर Cl। तो ये बर्नर ने कुछ बातें बताई थी कि प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है और आयनिक होती है। द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों की संख्या को व्यक्त करती है या फिर समन्वय संख्या को व्यक्त करती है और अनायनित होती है और दिशात्मक होती है। अब कुछ कमियां थी बर्नर के सिद्धांत में, जैसे कि पहली कमी क्या थी कि जटिल यौगिकों में केवल कुछ धातुएं ही क्यों बनती हैं, जितनी धातुएं होती सारे जटिल यौगिक क्यों नहीं बनाती हैं, ये समझा नहीं पाए बर्नर। फिर द्वितीयक संयोजकता की यौगिक केवल ज्यामिति कैसे निर्धारित करती है, क्या बोला गया कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वही उसकी ज्यामिति या फिर आकृति निर्धारित करती है, प्राथमिक संरचना से कोई लेना देना नहीं होता, जबकि प्राथमिक संरचना भी पार्टिसिपेट करती है उसकी ज्यामिति को बनाने में। वह सिद्धांत यौगिकों के चुंबकीय तथा प्रकाशीय गुणों की व्याख्या नहीं कर सका, कौन अनुचुंबकीय होगा और कौन प्रतिचुंबकीय होगा यह सिद्धांत नहीं बता सका। अगला सिद्धांत आता है संयोजी बंध सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। यह सिद्धांत पूरा लिखने को आता है, इस सिद्धांत की कमियां आती हैं और कुछ ना इस सिद्धांत के 100% एग्जाम के अंदर आने हैं। अब ये सिद्धांत किसने दिया था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन लिनियस पॉलिंग ने किया था। यह सिद्धांत उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को व्यक्त करता है तो, और संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा संकरण के आधार पर समझाया गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, बाह्य उपकोष का इलेक्ट्रॉन, और संकरण के आधार पर समझाया गया। संकरण पढ़ा होगा sp3 sp2 sp3 d2 sp3, सबकी संरचनाएं होती है अपनी अपनी, और इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु क्या कि केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होगा जितनी भी उसकी समन्वय संख्या होगी उसकी बराबर खाली कक्षक उपलब्ध कराता है, जो लिगेंड के साथ सहसंयोजी आबंध या उप सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जो लिगेंड के साथ कैसा बंध बनाते हैं, जितने भी खाली डी कक्षक उपलब्ध कराता है केंद्रीय धातु परमाणु, वो लिगेंड के साथ उप सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, और उप सहसंयोजी बंध के संकृत कक्षक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। और जो भी उपलब्ध कक्षक हुए थे केंद्रीय धातु परमाणु के लास्ट वाले, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे लिगेंड से। अब केंद्रीय धातु परमाणु N-1, इसका डी कक्षक खाली रहता, NS-NP या फिर अगला ND का उपयोग करके संकरण कर सकता है, तथा विभिन्न संकरणों के कारण ज्यामिति समतलीय वर्गाकार चतुष्फल के ये सब हो सकती है। संयोजी कोश में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते। मेन पॉइंट क्या, जितने भी लोन पेयर होते हैं वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगला पॉइंट, यदि जटिल आयन अणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता, तो वो अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो प्रतिचुंबकीय, अगर सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तीसरा, पिरबल लिगेंड जैसे COCl, और एक और बढ़ा दो इसमें NH3, अगर इनमें से कोई लिगेंड आया है NH3 किसी के साथ तो पिरबल, किसी के साथ दुर्बल का तरह भी व्यवहार करता है। COCl और इत्यादि संयोजी इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध भरते हैं। हुंड का नियम क्या कहता कि हुंड का नियम ने यह बताया था, अगर हम किसी के अंदर किसी भी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम एक एक करके भरते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से भरेंगे हुंड के नियम के अनुसार। अब हुंड के नियम के विरुद्ध अगर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम भरने का तरीका क्या होगा, पेयर के साथ, अगर इनमें से कोई सा लिगेंड आता है। 5 इलेक्ट्रॉन अगर हमें भरने तो 1 2 3 4 5,
हुंड के विरुद्ध। तथा इस तथ्य का विस्तार किसके अंदर समझा सकते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जो इससे अगला वाला सिद्धांत है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि संकरण का प्रकार और संकुलों की ज्यामिति। अगर संकरण हमारा आता है sp तो उसकी ज्यामिति बनेगी रेखीय। अगर संकरण आता है sp2, एक s यूज होता है और 2 p यूज होते हैं, तो उसकी ज्यामिति रहने वाली है त्रिकोणीय समतलीय। अगर आता है d sp2 तो समतलीय वर्गाकार, सबकी ज्यामिति समझाते रहेंगे। रेखीय की बड़ी सिंपल सी होती है, इस तरह से बस रेखीय की ज्यामिति बना देते हैं। त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय कैसे बना देते हैं? बीच में मेटल होगी और एक लिगेंड इधर से आएगा, एक लिगेंड इधर से आएगा और तीनों को आपस में इस तरह से जोड़ देते हैं। समतलीय वर्गाकार स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से मेटल होगी कोई, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और सबको जुड़ा हुआ दिखा देते हैं। समतलीय वर्गाकार, समतलीय वर्गाकार अगर चतुष्फल की है तो मेटल यहाँ होगी और 4 लिगेंड कुछ इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह से। ये होती है समतलीय वर्गाकार। त्रिकोणीय द्विपैरामिडीय, त्रिकोणीय त्रिकोण बनाकर 2 पिरामिड बना देते, एक ऊपर को और एक नीचे को। फिर है वर्गाकार पैरामिडीय, वर्गाकार बनाकर ऊपर को क्या बना देते? पैरामिड। फिर अंत्यकक्षक अष्टकफलीय 6 होती है। एक तो होगी अष्टकफलीय, अगर d2sp3 आता तो अंत्यकक्षक अष्टकफलीय, अगर आता खाली sp3 d2 तो इसमें बाह्य डी कक्षक यूज होते हैं। किस तरह से? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ले, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया COF6 ये हमने एग्जाम्पल लिया अभी। अब इसके अंदर हमें अकॉर्डिंग टू संयोजी आवर्त सिद्धांत इसकी संरचना बनानी है। इसके अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है और इसके अंदर संकरण देखना है कौन सा आएगा। तो सबसे पहले जो भी धातु दी गई है उसका कर लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले सिंपल वाला करो, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो, फिर जितनी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में आई उतना माइनस कर दो। AR 18 हो गए। यहाँ क्या आता है? इसमें 3D7 आता है और 4S2 आता है इसमें आता। अब उसके बाद अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो F की होती -1 -6, उधर जाकर +6, 3 घटा देंगे तो इस पर आ जाएगा 3 प्लस चार्ज। तो जितना प्लस चार्ज होता उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो। AR ऐसी नोट करेंगे तो 3D क्या रह जाएगा भाई? 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4S0। अब क्या काम करते हैं? इसके बाद इनके ऑर्बिटल बना लेते हैं। किस किस के बनेंगे? 3D का ऑर्बिटल बनेगा और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते, ऑर्बिटल बनते हैं 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और क्या दे रखा है भाई? अगला 4S जो खाली है। और उससे अगला क्या हो सकता है? 4P और कुछ कक्षाओं में 4P के साथ अगला वाला 4D भी आएगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 6। अकॉर्डिंग टू हिंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर देते हैं 1 2 3 4 5 और एक ये 6। इसे बोलते हैं मुक्त अवस्था। पहली वाली जो आती है मुक्त अवस्था, जो पहली अवस्था में स्टेज बन के आती है। स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से कक्षक बनाते, वजह होती बनाने की, तो यहाँ लिखा 3D। फिर ये देखते हैं कि लिगेंड कैसा है, प्रबल है या दुर्बल है। 1 2 3 1 2 3 4 5 4S के बना लेंगे। उससे अगला P भी हो सकता है भाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हो, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद लिगेंड देखते हैं, लिगेंड प्रबल है दुर्बल है। अगर कोई दुर्बल लिगेंड है तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन थे भरे हुए, तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6 अकॉर्डिंग टू हुंड के नियम। अब है लिगेंड की बारी। लिगेंड कितने? 6 लिगेंड है। एक लिगेंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 लिगेंड के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो हम भरना यहाँ से, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भरना शुरू कर देते हैं कि 1 2 अलग शो करने के लिए क्रॉस से भर देते हैं। 4 हो गए, 5 6 7 8। अब उससे अगली कक्षा क्या आ गई? 4P के बाद फिर क्या आ गया भाई? 4D। 1 2 3 4 और ये 5। अब 4D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमें भर देने? यहाँ तक हमारे कितना के 6 2 8, हमें कितने बनने? 12 इलेक्ट्रॉन। तो 9 10 11 12। अब लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ पार्टिसिपेट करता है धातु के साथ,
वो व्यक्त करता है उसके संकरण को। एक S यूज होता है और P 3 यूज हो रहे हैं और D कितने यूज हो रहे हैं? 2, तो sp3d2 पहली बात। अब ये बोला गया जिसमें sp3d2 यूज हो उसमें बाह्य कक्षक यूज हुआ, देखो sp3d2 और बाह्य कक्षक यूज हुआ, संरचना कैसी होगी उसकी? अष्टक फलीय। तो ये अष्टक फलीय इसकी संरचना कहलाएगी। दूसरी बात, ये क्या कहलाएगा? अयुग्मित। अयुग्मित क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अयुग्मित, अगर कोई अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय होगा, ये बात क्लियर है। अगर वो अनुचुंबकीय है तो अगली बात क्या क्लियर है? वो रंगीन होगा, यानी कोई ना कोई उसका कलर होगा। अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी कुछ ना कुछ उसके अंदर होगा। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है n और n+2। अब n क्या होता है? म्यू से शो करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितनी संख्या? 4, तो n की जगह क्या रख देंगे? 4, और यहाँ 4 + 2, और 4 और 2 कितने हो गए? 6, और 6 चौक कितना होता है भाई? 24, √24 किसके बराबर है? लगभग 25 के बराबर। तो कितना लिख देंगे? 25 किसका होता है? 5 का, 4.9। मात्रा क्या होता है इसका? Bm। Bm बोहर मैग्नेटोन। अगली बात, अब हम इसकी बनाएंगे संरचना। संकरण कौन सा आया? sp3d2, और sp3d2 के अकॉर्डिंग संरचना होनी चाहिए अष्टक फलीय, और कक्षक कौन सा यूज हुआ? बाह्य कक्षक। अब अष्टक फलीय संरचना बनाने के लिए धातु क्या है भाई? CO, धातु है CO। कितने F है? 6 F है, तो 6 के 6 लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं धातु को, तो इन्हें लास्ट में क्या लगा देते हैं? इन पे एरो, ये जो शो करता है इलेक्ट्रॉन दान किए हैं F, और एक यहां पर F, और सबको जुड़ा हुआ दिखा देते। ये संरचना कहलाती है अष्टक फलीय संरचना। अष्टक फलीय संरचना, जितना आवेश दे रखा था इस पर उतना आवेश लिख देते हैं 3 - संरचना का नाम होता है अष्टक फलीय। इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल का निकाल सकते हैं कि क्या उसकी संरचना होगी। सिर्फ सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, अगर प्लस में आए तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, इनके ऑर्बिटल्स बनाएंगे, फिर ये देखेंगे प्रबल लिगेंड है दुर्बल लिगेंड है। अगर प्रबल लिगेंड है तो हुंड के नियम के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2-2 करके, अगर दुर्बल है जैसे कि अब था तो हुंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। उसके बाद देखेंगे संकरण कौन सा आया, संकरण के अकॉर्डिंग उसकी ज्यामिति बनेगी। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो अनुचुंबकीय होगा, रंगीन होगा, और उसका हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, जिसका मात्रक होता है Bm। Bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटोन। तो इस तरह से इन सब की संरचनाएं बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे यौगिक आते हैं।